हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर की मैगजीन आती है, इसमें आज हम बात करेंगे इसके अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं इसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों की। यहाँ पर पहला है भारत जापान संबंध। भारत जापान संबंध 20-21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। श्री किशिदा की यह भारत में यात्रा औपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग नहीं है। ज्ञातव्य है कि 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। ये कौन से नंबर का था? तो ये 14 नंबर का भारत जापान शिखर सम्मेलन वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान क्या है, G7 का अध्यक्ष है। याद रखिए, भारत G20 का अध्यक्ष है 2023 के दौरान और जापान G7 का अध्यक्ष है। आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आगे बात करते हैं। जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये याद रखिए, वर्ष 2023 के जो है तो इसको भारत जापान पर्यटन वर्ष बनाने के रूप में घोषणा की गई है। आगे बात करते हैं भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी एल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री एल्बनीज ने भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री एल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे। 9 मार्च 2023 को श्री एल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैचों के दौरान वहां पर उपस्थित रहे। कहां पर? ये अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आगे बात करते हैं। 9 मार्च 2023 को श्री एल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया और 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पर इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य निम्न 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। देखते हैं कौन से वो 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। तो उनमें पहला है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, दूसरा है खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, तीसरा है नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत की अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान अनुसंधान संगठन के मध्य आशय पत्र, चौथा है 2 कार्यबलों तथा सोलर टास्क फोर्स एवं हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारतंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से क्या हुआ? भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा की गई। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ किया गया। 2 मार्च 2023 को योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने हेतु भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों के बीच छात्रों एवं पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। कौन? ये ढांचागत तंत्र जो है जिस पर हस्ताक्षर किए गए भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य। आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डीकिन विश्वविद्यालय। डीकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बनेगा। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा कहाँ भारत में स्थापित की जाएगी। डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन विनियम 2022 को अधिसूचित किया है। याद रखिए, डीकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है और भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है और गांधीनगर गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ध्यातव्य है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ है। भारत ने वर्ष 2022 के दौरान
व्यापार समझौतों को प्रभावी बनाने का अद्वितीय गौरव हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। इससे एक दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का यह पहला व्यापार समझौता है। ये पॉइंट याद रखिए, ये जो है क्या है, तो एक दशक से अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हस्ताक्षरित किया था। ECTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की पढ़ाई की अवधि के उपरांत जो है क्या करेगा, तो पढ़ाई उपरांत कार्य वीजा उपलब्ध कराएगा ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि का। इससे ऑस्ट्रेलिया में अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ होगा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाओं में दोहरा कराधान भी समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों को ऑफशोर आय के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत और भूटान संबंधों की। इसमें यहाँ पर 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भूटान में भारत के सहयोग से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसे याद रखिए, मांग देछू जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता कितनी है? क्षमता है 720 मेगावाट का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिनमें पहली है पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट, और अगली है यहाँ पर दूसरी है पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट, तीसरी है खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना 600 मेगावाट और चौथी है चूखा जल विद्युत परियोजना 336 मेगावाट। आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कहां से कहां तक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। यह रेल लिंक कहां से? असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू को जोड़ेगा। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। ये पॉइंट याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत और इटली के मध्य संबंधों की। भारत और इटली के मध्य संबंधों 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तंजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर आया। यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कांटे ने भारत का दौरा किया था। इसने किया था, तो ग्यूसेप्पे कांटे ने 2018 में इटली के प्रधानमंत्री थे, भारत का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए, देखते हैं कौन कौन से परिणाम हुए। पहला है यहाँ पर, जिसमें भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल में शामिल है। दूसरा है प्रवासन एवं गतिशीलता पर आशय की घोषणा। तीसरा है भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा। चौथा है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच MOU। इन्हें जो है 4 इन रणनीतिक भागीदारी के स्तर उन्नत करने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर इसके ये 4 परिणाम हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत और जर्मनी के मध्य संबंधों की। आगे बात करते हैं भारत और जर्मनी के मध्य संबंधों की। 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। कौन? ओलाफ सोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। अपनी यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर ने श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी, या उनकी पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वे वर्ष 2012 में हैमबर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद वे किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। ये किसी जर्मन
चांसलर की जो है पहली भारत यात्रा थी 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत और मिस्र संबंधों की। भारत और मिस्र संबंधों की जनवरी 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व श्री सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु कहां सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये श्री सीसी थे। श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है मिस्र के राष्ट्रपति थे, तो ये भारत में उपस्थित रहे। आगे बात करते हैं, यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था। आगे बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान में कौन? भारत। इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया और ये जो है मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया भारत ने। आगे बात करते हैं, यहाँ पर यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOUs पर सहमति बनी, जो निम्नोक्त हैं। देखते हैं वो कौन कौन से 5 पर सहमति बनी। पहला है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तीसरा है संस्कृत के क्षेत्र में, चौथा है युवा मामलों के सहयोग के क्षेत्र में और पांचवा है प्रशासन सहयोग के क्षेत्र में। इन पर 5 पर सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत एवं बांग्लादेश संबंध के बारे में। भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों के बारे में 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं तो शेख हसीना है। यहाँ पर आगे बात करते हैं, इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया था। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली कुशियारा से पानी जो है बहने वाली कौन नदी कुशियारा नदी से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। ज्ञातव्य है कि कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है जो असम से होकर बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया। उल्लेखनीय है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र जो कि कितने मेगावाट की 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। आगे बात करते हैं, इस संयंत्र की लागत की, तो यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमति लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया। किसका? रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। यहाँ अगला देखते हैं, 5.13 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग जो है रेल पुल बांग्लादेश के मोंगलापत्तनम को खुलना से जोड़ता है। ये पूछा जा सकता है, ये पॉइंट याद रखिए। इसकी लंबाई कितनी है? ये रूपसा रेल पुल की तो लंबाई है इसकी 5.13 किलोमीटर। यह रेल पुल बांग्लादेश के मोंगलापत्तनम को खुलना से जोड़ता है। आगे बात करते हैं, साथ ही यह पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल और गेडे में भारतीय सीमा तक की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने के संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पावतीपुर डिपो तक विस्तृत है। इस पाइपलाइन की लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी है 131.5
6 किलोमीटर इसकी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके अंतरराष्ट्रीय प्रकरण की। यहाँ पर टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023, तो इसमें 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई है। ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 20वां संस्करण है। ये इसका 20वां संस्करण है। उसमें वर्ष 2023 की टाइम सूची, जो टाइम 100 सूची है, इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणियां हैं: कलाकार, प्रवर्तक, असाधारण व्यक्ति, नेता, आइकॉन तथा मार्गदर्शक के अंतर्गत रखा गया है। ये याद रखिए, इसमें जो है इसमें की 6 श्रेणियां हैं और ये इसका 20वां संस्करण है। यहाँ पर कलाकार की, तो इसकी श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरिमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। और प्रवर्तक की श्रेणी की बात करें तो इसमें प्रमुख व्यक्ति किलियन एम्बापे फ्रेंच फुटबॉलर तथा इग्गा स्वीटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर असाधारण व्यक्ति की श्रेणी की बात करें तो इसमें शामिल है प्रमुख व्यक्ति पद्मलक्ष्मी भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल एवं टेलीविजन होस्ट एलन मस्क, जो स्पेसएक्स के संस्थापक एवं ट्विटर के सीईओ हैं, और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर इसमें शामिल हैं असाधारण व्यक्ति में। नेता की श्रेणी में शामिल है यहाँ पर इसमें 20 लोग शामिल हैं: ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और जेनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री। इसमें जो है कुल मिलाकर 20 लोग शामिल हैं। आइकॉन की श्रेणी में इसमें 15 लोगों को स्थान दिया गया, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को भी स्थान दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि ये भारतीय है। आइकॉन की श्रेणी में टाइम्स मैगजीन जो 100 है की सूची जारी की गई है, इसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को शामिल किया गया है। मार्गदर्शक की श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक यस राजामौली को शामिल किया गया है, याद रखिए, ये भारतीय है, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। फिनलैंड भी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये नाटो राजनैतिक एवं अन्य संगठन है, अन्य सैन्य गठबंधन है नाटो, जिसमें क्या है, जिसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि हुई, जिस पर संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी। इस संधि को कहा तो वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से इसे जाना जाता है, इसे नाटो को। आगे बात करते हैं, यहाँ पर इसे 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बना। 31 नंबर का सदस्य बना है फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को। इसके पूर्व उत्तरी मैसिडोनिया वर्ष 2020 का नाटो का 30वां सदस्य बना था। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई है। ज्ञातव्य है कि स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसे? स्वीडन को। और निकट भविष्य में भी आधिकारिक रूप में यह नाटो का सदस्य बन जाएगा। कौन? स्वीडन। ज्ञातव्य है कि 4 भागीदारी देशों ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की। यह देश है कौन? बोस्निया एवं हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन एवं यूक्रेन। 4 देश जो है भागीदार देशों ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की है। भविष्य में भी नाटो के सदस्य बन सकते हैं। आगे है उत्तरी अटलांटिक संधि की अनुच्छेद 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 जो अभी हाल ही में जारी की गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 वर्ष 2013 में इसे पहली बार जारी किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को इसे जो है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का प्रकाशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। यह इसका 11वां संस्करण है, जिसमें यह 6 कारकों पर आधारित है। तो 6 कारक देखते हैं कौन कौन से 6 कारक हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक अवलंबन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार बोध। ये जो है यहाँ पर ये 6 कारक इस रिपोर्ट की याद रखिए, ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई 4 दे देगा और एक दूसरा दे देगा, बताएगा इनमें से जो है इसके कौन कारक नहीं है पूछेगा, तो इसे याद रखिए। इन 6 कारकों को यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते हैं इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की गई। इसमें कुल 137 देशों को शामिल किया गया।
वर्ष 2023 में रैंकिंग हेतु वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डाटा का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 वर्ष के डाटा का उपयोग किया जाता है और इसमें यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में लगातार 6वीं बार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है लगातार 6वीं बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में है। यहाँ पर जो है ये फिनलैंड 6वीं बार इस रिपोर्ट में शीर्ष पर स्थान अपना इसने बनाए रखा है। यहाँ पर इसकी रैंक देख लेते हैं सबकी, इन देशों की। फर्स्ट पर फिनलैंड 7.804 के स्कोर के साथ, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है 7.586 के स्कोर के साथ, और थर्ड नंबर पर है आइसलैंड 7.530 के स्कोर पर। फोर्थ नंबर पर इजराइल रहा है इसमें 7.473 के स्कोर के साथ, और नीदरलैंड रहा है 5 नंबर पर इसमें 7.403 के स्कोर के साथ। यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज याद रखिए, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पर सबसे कम प्रसन्न देशों की बात करें तो सबसे कम प्रसन्न देशों में रहा है अफगानिस्तान 137वें नंबर पर 1.859 स्कोर के साथ, और उसके बाद रहा है लेबनान, उसके बाद रहा है सियरा लियोन। ये टॉप 3 ये भी सबसे कम प्रसन्न देशों में 3 को याद रखिए, और यहाँ पर टॉप 3 जो है सबसे अधिक प्रसन्न देशों में याद रखिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसमें भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत की स्थिति रही है इसमें 126वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को 4036 स्कोर के साथ। 126वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का 136वां स्कोर था। भारत का जो है 2022 में था 136वां स्कोर, और 2023 में रहा है 126वां। यहाँ पर जो है इसका स्कोर था 3.777 स्कोर के साथ इसका 136वां स्थान रहा था 2022 में, और 2023 में है 126वां, याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर लद्दाख एवं मयूरगंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लद्दाख एवं मयूरगंज। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की, जिसमें भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं उड़ीसा के मयूरगंज जिले को भी शामिल किया गया। ये 50 स्थल वर्ष 2023 के घूमने के विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। मयूरगंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। कहाँ? उड़ीसा के मयूरगंज में। मयूरगंज का छाऊ नृत्य यूनेस्को की, मयूरगंज का जो ये छाऊ नृत्य है तो ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। कौन? ये लद्दाख। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसमें हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? भारत का जो पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये लद्दाख के चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। इसका जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। याद रखिए, पूछा जा सकता है। इसे जो है यह सूचकांक विश्व के 163 देशों, वैश्विक जनसंख्या का 99.7% में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। GTI जो है GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो इसे 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 6701 दर्ज की गई वर्ष 2022 में। इस आंकड़ा वर्ष 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। यह आंकड़ा जो है 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2022 में आतंकवादी मामलों की संख्या वर्ष 2021 से 5463 से 28% गिरावट के साथ 3955 दर्ज की गई है। जबकि वर्ष 2021 की भांति वर्ष 2022 में भी इस्लामिक स्टेट IS लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ है। कौन? इस्लामिक स्टेट। इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1045 मौतों के लिए उत्तरदायी था। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। इनके साथ ये जो है 71 देश हैं, ये आतंकवाद से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। इन्हें आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में
बात करें तो यहाँ पर 5 देशों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित है अफगानिस्तान, उसके बाद बुर्किना फासो, उसके बाद सोमालिया, माली और सीरिया। ये जो है सबसे ज्यादा 5 कंट्रीज हैं जो कि आतंकवाद से प्रभावित हैं। यहाँ पर आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान की बात करें तो ब्रिक्स में यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रिक्स देशों की बात हो रही है। यहाँ पर याद रखिए ये सबसे ज्यादा जो है प्रभावित आतंकवाद से है, और ये ब्रिक्स देशों में सबसे, जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं देश, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पर ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके बाद रूस, फिर भारत का नंबर यहाँ पर तीसरा है, उसके बाद चीन और सबसे लास्ट में है दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावित है तो ब्राजील है यहाँ पर ब्रिक्स देशों में, और भारत का स्थान वो तीसरा है यहाँ पर 13वीं रैंक के साथ, इसकी 50वीं रैंक के साथ ब्राजील प्रथम नंबर पर है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत ने 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। इसने जो है भारत का 13वां स्थान है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2013 से 17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिए 2018 से 22 में और 2013 से 17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। किसमें? ये जो शस्त्र हस्तांतरण की मात्रा में। यहाँ पर आगे बात करते हैं 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा जर्मनी है। ये 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं 2018 से 2022 के बीच। संयुक्त रूप से ये पांचों देश वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 76% के लिए उत्तरदायी हैं, अकेले यही 5 देश। वर्ष 2018 से 22 में विश्व के शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का शस्त्र निर्यात कुल सकल विश्व का कितना है? 40% है, जो वर्ष 2013 से 17 की तुलना में कितना 14% कम है। आगे बात करते हैं यहाँ पर वर्ष 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़े आयातक देश हैं भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन। ये थे निर्यातक देश सबसे बड़े, और ये सबसे बड़े आयातक में सबसे पहले स्थान पर है भारत, याद रखिए। संयुक्त रूप से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के कितने 36% हिस्से के लिए उत्तरदायी है, केवल ही देश पांचों। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक देश है, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। भारत विश्व में जो है शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक देश है। आगे बात करते हैं यहाँ पर वर्ष 2013 से 17 के मुकाबले वर्ष 2018-22 में भारत के कुल आयात में कितने 11% की कमी दर्ज की गई है। रूस वर्ष 2018-22 में विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता था, ये पॉइंट भी याद रखिए। रूस जो है वर्ष 2018 से 22 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत की कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी कितनी है? 45% है। वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2017 से 21 के मध्य भारत जहां शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं वर्ष 2018 से 22 में भारत इस सूची से बाहर है। रूस, फ्रांस और इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर 95वां ऑस्कर पुरस्कार, ये 95वें नंबर का, जो 95वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार 2023 अकादमिक पुरस्कार है, एकेडमिक अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकार एवं तकनीशियन के लिए सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 16 मई प्रथम का जो है, ये ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, प्रथम का वितरण कब किया गया था, तो ये 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। यहाँ प्रतिवर्ष एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। कौन? ऑस्कर पुरस्कार। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यंग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष है। यहाँ पर अकादमिक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में है इसका मुख्यालय। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये संयुक्त राज्य कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे है यहाँ पर बात करते हैं 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 95वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर विजेताओं की घोषणा की है। वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए हैं।
यहाँ पर आगे बात करते हैं डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह है। इन पर आधारित अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी फिल्म के लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। मलेशियाई अभिनेत्री हैं मिशेल येओह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल येओह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एशियाई बनी है। ये याद रखिए, ये जो है ये पहली महिला एशियाई बनी है मिशेल येओह। आगे बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका साइकोलॉजी ड्रामा द वेल निर्देशक डैरेन एरोनोफ्स्की में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके अन्य विजेता हैं जो जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है के हुई कौन और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है कौन नेवेल्नी निर्देशक डेनियल रोहेर सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर के साथ ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव अवतार द वे ऑफ वाटर निर्देशक हैं जिसके जेम्स कैमरून। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जो है ऑस्कर दिया गया। इसे द एलिफेंट विस्पर्स को जो ये किसकी निर्देशित इसको किसने किया था, तो ये कार्तिकी गोसाल्वेस ने इसके निर्देशन किया था। ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑस्कर पुरस्कार इसे प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये तमिल भाषा की इस फिल्म ये किस भाषा की फिल्म थी, तो ये तमिल भाषा की इस फिल्म को निर्देशक कार्तिकी गोसाल्वेस द्वारा निर्मित गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया और ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञातव्य है कि द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े बोमन और वेल्ली की है जो कि मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म इसकी निर्देशित किसने किया, एस राजामौली द्वारा निर्देशित है RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटू नाटू गीत के संगीतकार एम कीरावानी और गीतकार चंद्र बोस ने स्टेज पर जाकर यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस गीत के गायक राहुल सिपलीगंज एक काल भैरव हैं। तो इसके गायक कौन है, तो ये राहुल सिपलीगंज हैं। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर NTR पर फिल्माया गया है। उल्लेखनीय है कि 80 नंबर के जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में भी नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीफ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई। इसे ऑस्कर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पयन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेल्लो सो भारतीय आधिकारिक पृष्ठ थी। छेल्लो सो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित हुई, लेकिन अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। और ये 95वें नंबर ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, ये याद रखिए पूछा जा सकता है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं उद्घोषकों में शामिल रही। ज्ञातव्य है कि ऑस्कर के मंच पर वर्ष 1980 पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी परसिस खंबाटा। वर्ष 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में दूसरी भारतीय शामिल थी प्रियंका चोपड़ा। आगे बात करते हैं यहाँ पर लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष ये लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। ये 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक कौन सा
16वां संस्करण था। विश्व समृद्धि सूचकांक में 8 क्षेत्रों के 167 देशों को यह रैंक प्रदान की गई। 167 देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। आगे बात करते हैं। समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों और 67 तत्वों और 300 संकेतकों पर आधारित है। ये याद रखिए, ये जो है 3 कार्य क्षेत्रों और 12 स्तंभों पर और 67 तत्वों पर और 300 संकेतकों पर आधारित है। कौन? यह समृद्धि सूचकांक। इसमें उल्लेखनीय है कि 12 स्तंभ है यहाँ पर इसके। रक्षा एवं सुरक्षा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही एक बार देख लेते हैं। रक्षा एवं सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश, परिवेश, उद्यम स्थिति, अवसंरचना एवं बाजार पहुंच, आर्थिक गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राकृतिक पर्यावरण। वर्ष 2023 की विश्व में समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, जबकि सूडान जो है, दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर रहा है। इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है, बस याद रखिए, और दक्षिण सूडान है तो ये अंतिम स्थान पर रहा है। यहाँ पर डेनमार्क फर्स्ट पर रहा है, स्वीडन सेकंड पर, नॉर्वे थर्ड पर, फिनलैंड फोर्थ पर और स्विट्जरलैंड जो है 5 स्थान पर रहा है। यहाँ पर टॉप 3 कंट्री याद रखिए। आगे बात करते हैं। यहाँ पर लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को यहाँ पर 103वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2022 में क्या था? 6वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूचकांक में वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध देश है। पश्चिमी यूरोप जो है, तो इस सूचकांक में पश्चिमी यूरोप, ये याद रखिए, विश्व का सर्वाधिक जो है समृद्ध देश है, समृद्ध क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप। यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 सर्वप्रथम 1995 में जो है प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कोई रिपोर्ट दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है इसका प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है, द्विवार्षिक या 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। जिसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? जिसका प्रकाशन वाशिंगटन DC अमेरिका स्थित विचार मंथ द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इसका जो है ये दी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। और इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन जो है किया जाता है 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण निम्न है। विधि नियम जिसमें संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्यायिक प्रभावशीलता, सरकार का आकार, सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति, और तीसरा है यहाँ पर नियामक दक्षता, व्यवसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता और मैत्रिक स्वतंत्रता। चौथा है खुले बाजार व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता। ये इसके जो है घटक हैं, इसके आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के। आगे बात करते हैं। यहाँ पर 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का कौन से नंबर था? संस्करण यह इसका 29वां संस्करण था। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियां एवं स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। 4 देशों तथा स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ। उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। 50 से 62.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्राय गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया। कितनी? 65 अर्थव्यवस्थाओं को, जिसमें भारत, ब्राजील एवं रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल रही। भारत, ब्राजील और रूस की अर्थव्यवस्था ये प्राय गैर स्वतंत्र की श्रेणी में शामिल रही। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। सिंगापुर इसमें टॉप पर रहा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्कोर रहा, तो ये 52.9% के साथ जो है 131वां स्थान प्राप्त हुआ। इसका स्कोर रहा भारत का, तो ये 52.9 रहा और इसका स्थान रहा तो 131वां रहा, किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। आगे बात करते हैं। यहाँ पर भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल, भारत जो है इसमें शामिल। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इसमें भारत शामिल हुई। यह पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के जो है यहाँ पर 21 के दौरान नवंबर 2021 में हुई थी। इसमें जो है 5 वर्षों 2021 से 25 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है, ताकि भागीदारों को एकजुट होकर के जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या से संबोधित किया जा सके। यहाँ पर इसके कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर AIM-4C में शामिल हो जाएगा। भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM-4C में शामिल हुआ है। वर्तमान में AIM
4C के 47 सदस्य हैं वर्तमान में। AIM 4C पहल ने वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि 8 से 10 मई 2023 के मध्य AIM फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे यहाँ पर हम ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसके अगले पार्ट में देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।